नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी सीटेड पॉइंट में स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग जैसे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे थे, इसके पहले मैं लगभग 4 सीरीज़ वीडियो कला दिया था जिसमें प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें तीनों क्वेश्चन मिक्स रहते हैं टीआरई 4 के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 20 से 30 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में होते हैं। तो इसके प्रीवियस में 4 पार्ट कर चुके हैं हम लोग और आज हम शुरुआत करेंगे इसका टीआरई 4 के लिए 5वां पार्ट जो है। इसमें महत्वपूर्ण सवाल होंगे जो कुछ मैंने प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है और कुछ सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने की संभावना बिल्कुल आती है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये बीपीएससी और जहाँ भी साइंस आती है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी साइंस आती है सब में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और ये पार्ट 5 आइए शुरू किया जाता है पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन सा रसायन है। अब देखिए पानी में जो होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उसको नष्ट करने के लिए उसमें जो फंगी जो कवक लग जाता है, इस तरह से भुवरी जो लग जाता है पानी में, फंगस जो लग जाता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले कौन सा रसायन उपयोग करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 होता है और कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से किस चीज़ का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से हम लोग कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि जो जल होता है, पीने वाला जो जल होता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के पीएच का मान कितना होता है। तो जो पीने वाला जल होता है उसका मान क्या होता है यही बताना है आपको। 4, 7, 12, 18 जैसे सोरेसन जो हैं आपको जानते होंगे, सोरेसन वैज्ञानिक का नाम था। ये 1909 ईस्वी में क्या किए थे, एक पीएच स्केल दिए थे जिससे हम लोग एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं कि वो एसिडिक होगा कि बेस होगा। और इसका फार्मूला आपका जो होता है ना पीएच का log H प्लस आयन का फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है -log H के पावर आयन होता है। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं स्केल की सहायता से बता दूँ, मान लें कि यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और हम लोग जैसे 0 से कम यहाँ पे आपका स्केल में पीएच स्केल में बताया था कि 7, और 7 से कम जितने हो जाते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर जाएंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, ओ नो सॉरी, चौदह तक आप देखिए, मैं बताया था कि 7 यहाँ पे होता है और 7 से कम जितने भी होते हैं और ये 7 से ज़्यादा, ये 14 तक लास्ट होता है। इधर आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 7 से इधर जितने भी पाए जाएंगे वो इधर जितने भी जाते हैं उसमें उसकी अम्लीयता बढ़ते जाती है, आम्ल की मात्रा बढ़ते जाती है। और इधर जितना जाते हैं वो क्षारीय यानी बेस की मात्रा बढ़ते जाती है। और 7 के इक्वल जो आता है वो आपका उदासीन विलयन होता है, ठीक है। तो पानी के पीएच का मान जो होता है ना वो 7 के करीब में होता है। इसके अलावा मिट्टी का पीएच भी जो होता है वो 7 के अलावा होता है, ठीक है। तो पानी का पीएच जो होता है वो 7 के बराबर होता है, ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम आवेश रहित इलेक्ट्रॉन है। देखिए जैसे ऐसे ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था आपको पता होना चाहिए, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज। सॉरी जे थॉमसन ने नहीं, चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज। चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन का खोज। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो होगा ना, राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर देखिए, अल्फा कण का तो होता ही नहीं है, इसका ज़्यादा आवेश रहता है इस टाइप से। इलेक्ट्रॉन का तो होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन का तो होता ही नहीं है, प्रोटॉन का ज़्यादा ही होता है। न्यूट्रॉन जो है ना, न्यूट्रॉन राइट आंसर होगा। जेम्स चैडविक ने इसका खोज किया था न्यूट्रॉन का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है ये पूछा है। तो आपको पता है कि इसमें कैल्शियम पाया ही जाता है क्लोरोफिल में, कार्बन नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कार्बन नहीं पाया जाता इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3, कार्बन नहीं पाया जाता है क्लोरोफिल में। और आपको पता है कि पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जो पौधे को गैसों का आदान प्रदान करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल करता है, मदद करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कार्बन हो जाएगा। कार्बन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी हाइड्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है और MRI में किसका उपयोग नहीं होता है पूछा है। तो इसमें पूछ रहा है कि गामा, देखिए इसमें जो भी किरणें निकलती है, एक्सरे होता है, रेडियो तरंग निकलती है, गामा रे निकलती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग उसमें नहीं किया जाता है, मैग्नीट्यूड का उपयोग नहीं किया जाता। तो राइट आंसर हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र MRI आप देख सकते हैं। इसमें अल्फा किरण, गामा किरण और रेडियो तरंग वेव के माध्यम से ही हम अपने दिमाग जो होता है ना उसको देखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा ई जाना चाहिए। क्वेश्चन अगला देखेंगे, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करता है। आंसर दिया है राइबोसोम। आपको पता है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन लोगों को पहुंचाता है, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण करता है, इसको फैक्ट्री कहा जाता है। डिओसोम जो होता है ये कोशिका को आकार प्रदान करता है। इसी तरह से लाइसोसोम, राइट आंसर जो होगा लाइसोसोम, इस तरह से आपको पाया जाएगा। लाइसोसोम क्या करता है, राइट आंसर हमारा लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम हमें एक एंजाइम है, एक तरह का एंजाइम है, ठीक है। ये लाइसोसोम एंजाइम है और ये जिसमें रहता है इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये जिसमें रहता है पाचक रस को, और उसी जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को अपने पाचक के लिए, डाइजेस्ट के लिए नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम राइट आंसर होगा, एक तरह का एंजाइम होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये देखिए RBC दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं। जैसे आपको पता है कि हीमोग्लोबिन रक्त में हमारे साथ मिलता है Hb, और O2 मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 बनाता है। एक मिनट, ये कलर चेंज कर दूं मैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्लस O2 मिलके क्या बनाता है हमारे बॉडी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। और ये जो क्रिया जो होती है कहाँ पे होती है, RBC में होती है, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में पाई जाती है ये। और रेड ब्लड सेल में पाई जाती है ये कोशिका जो होती है। तो इसमें वही पूछा है कि हीमोग्लोबिन का काम जो है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सही नहीं है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही, ऑक्सीजन के साथ ही मिल रहा है तो ऑक्सीजन तो होगा ही। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि कह रहा है कि RBC में उपस्थित
हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ये तो सही बात है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वहन कर सकता है। और राइट आंसर, हीमोग्लोबिन में आरबीसी का केवल हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, और करेक्ट हीमोग्लोबिन केवल ऊर्ध्व आचरण से परिवर्तित गैसों के वहन के लिए नहीं। हाँ, ये तीनों तो राइट आंसर है, लेकिन ये सही है, ये ऐसा नहीं होता है, तो गलत ही पूछा है। एक मिनट, हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है? सॉरी, देखिए इस तरह से मिस्टेक होता है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा सही है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नायलॉन 6 के संश्लेषण के लिए कौन से एकल प्रयुक्त होते हैं? देखिए यहाँ पे नायलॉन 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन में नायलॉन 6 पूछा है कि हेक्सा, आप रचना यहाँ पे देख सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं जस्ट बता दे रहा हूँ, 1 नंबर ही होगा, हेक्सा थ्रिमेटाइड एडिपिक अम्ल। ये क्या होता है? यहीं से प्राप्त हो सकता है इसको। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि भूप्रपट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? भूप्रपट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे धरती पे देखा जाए तो 0. पूरे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है, और इन्वायरमेंट धरती पे अगर कहा जाए नीचे तो 0.02% पाया जाता है, लेकिन भूप्रपट्टी पे ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है लगभग वो 25%, वो लगभग 25% के करीब में, सॉरी 25 नहीं, 0.45 के करीब में पाया जाता है भूप्रपट्टी में। और देखिए इसको क्रस्ट कहते हैं, आपको पता है, ये मेंटल है और ये क्रूड है भूप्रपट्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, मिश्र धातु टाइल सोल्डर के संगठन कौन कौन है? अब देखिए 3 चीज़ें होती हैं, टीन होता है, सोल्डर होता है, ठीक है, इसके बाद से फिर आपका ब्रॉन्ज होता है, ब्रांस होता है। तो इसमें लेड एवं टीन से जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? शोल्डर कहते हैं। और लीड और जिंक से जो बनता है वो अलाय है, आपका ब्रोंज है, उसको ब्रोंज बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा लीड एंड टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एलिमेंट्री नहर स्टार्च में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? एलिमेंट्री कार्यल हमारा जो होता है वो पूछ रहा है कि स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद कौन होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, स्टेमुलेज है और ग्लूकोज है। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज ही क्या होता है? पाचन के रूप में ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से है, एंजाइम मूल रूप से क्या बनाता है, किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट तो होगा नहीं, एमिनो एसिड नहीं होगा, लिपिड भी नहीं होगा, वो प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है मुख्य रूप से वो प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत द्वार है, प्रमुख स्रोत द्वार गठित किया जाता है। तो प्रोटीन को तो हम लोग फैक्ट्री कहते हैं, विटामिन्स नहीं होगा, मिनरल्स भी नहीं होगा, फैट्स जो है ना इसके अलावा ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बाद से, तो राइट आंसर हमारा फैट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। करीब 30 के करीब में आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि मानव शरीर में निर्जलीकरण के कारण नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? विटामिन, लवण, हार्मोन, पानी। तो निर्जलीकरण होगा तो इसमें देखिएगा बहुत सी पेट दर्द कर रहता है, लूज मोशन हम जिसको बोलते हैं, और यही एक पीलिया का भी रूप ले लेता है अगर पानी की कमी होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा निर्जलीकरण में हानि का होता है वो पानी का होता है, अफकोर्स जल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो, फिजिक्स से क्वेश्चन है सर। भौतिक राशि का संख्यात्मक मूल्य क्या है? देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का, फंडामेंटल होता है, एक ओवरब्रिज क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि भौतिक राशि का संख्यात्मक मूल्य क्या हो सकता है? दूरी, संदर्भ, परिणाम। तो आपको पता है कि भौतिक राशि का संख्यात्मक मान क्या हो सकता है? वो परिणाम हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा यही होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमा क्या है?
आपको पता है कि F इक्वल टू G m1 इंटू m2/r² होता है, और उसका एथी निकालते हैं तो mLT2 होता है, यानी m2 ऊपर हो जाएगा, फिर G नीचे हो जाएगा, यानी m-1 l-3 और t-2 ये होता है इसका बीमा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किसी वस्तु के एक अक्ष के बारे में घुमाने, बल का माप जो किसी वस्तु के एक अक्ष के बारे में घुमाने के कारण बन सकता है कहा जाता है। तो देखिए, ऐसे अगर पूरा ये राउंड करेगा एक राउंड, तो इसको तो वृत्तीय गति बोलेंगे, ठीक है। अंदर जो केंद्र पर लगेगा उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, और अगर यहीं से एक जगह से दूसरे जगह अगर ऐसे रहता तो इसको इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। और इकाई समय में समय लगता तो उसको पार बोलते। तो राइट आंसर देखिए, एक चक्कर ये मारेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका मतलब ये, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं, सॉरी टॉर्क बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा टॉर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 कह रहा है कि जिस गुण से कंटेनर में रखे पानी डूबी हुई छड़ झुकी हुई लगती है कहलाती है प्रतिबिंब। जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ है, यहाँ से आई और यहाँ से टकरा के वापस चले गई, तो हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब बोलेंगे। और कह रहा है न्यूटन के प्रस्ताव का नियम, ये तो होगा ही नहीं। और इसके बाद से कह रहा है फ्लटेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पलट जाना, जैसे ऐसे कोई चीज़ है तो उसको फ्लैट कर दिए, तो ये भी नहीं होगा। तो जब भी हम सिक्का वगैरह डालते हैं तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, और ये यहाँ गया, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो राइट आंसर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए, आँख से ही चीज़ है, ये आँख से रिलेटेड चीज़ है। आँख में आइरिस काम करने वाला कार्य क्या है, ये वाला पूरा है, ये आप सामने जो दिख रहा है गोल वाला, इसको हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। और इसी के अंदर पाया जाता है आपका रेटिना, इसके अंदर वाला भाग जो होता है नेत्र लेंस या रेटिना उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि आइरिस आपको पता है कि ये वाला भाग जो होता है ये आइरिस है। तो आइरिस का काम क्या है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकाश की आँख के आने वाले पर नियमित करना, आँख को आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना या विनियमित करना, और आँख को आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित या विनियमित करना। तो ये आइरिस जो है प्रकाश को क्या करता है, वो विनियमित करता है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि नाइट विजन उपकरण में निम्नलिखित प्रकार की तरंगों से किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का उपयोग किया जाता है नाइट में, रात में जो होता है, रात में हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं। बोला इंफ्रारेड, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा जो होगा वो एक नंबर होगा, रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो वेव्स को हम लोग उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देख लीजिए, विटामिन ई का ये पूछ रहा है, पर ताड़ का तेल नहीं, नारियल तेल नहीं, और सरसों का तेल नहीं, हाँ गेहूँ की रोगाणु तेल जो होता है वो, उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर वही होगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का समृद्ध स्रोत है, यानी आयरन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है। हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है हीमो में, और ग्लोबिन में हमें प्रोटीन मिलता है। हमारे रक्त में देखा जाए तो आयरन हमको कहाँ मिलता है, हीमोग्लोबिन से ही प्राप्त होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन से प्राप्त होता है हमारे बॉडी में। और हीमोग्लोबिन पाया कहाँ पे जाता है, तो वो आरबीसी में पाया जाता है, ब्लड में ही पाया जाता है। ये देखिए, आयरन का रिच फूड होता है, जैसे स्पिनच हो गया, कैरेट हो गया, स्पिनच हो गया। स्पिनच में सबसे ज़्यादा मिलता है, किंगर में ज़्यादा मिलता है। तो राइट आंसर इसमें कुछ दिया नहीं है, स्पिनच ही राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्पिनच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। निम्नलिखित में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में बनाए, इंडोक्राइन सिस्टम में आप देख लीजिएगा कि ये सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। ये थायरस है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक, ये पूरे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ये सारा चीज़ है। तो मनुष्य में आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम जो भी देखें, इंसुलिन तो होगा नहीं, ऑक्सीटोसिन तो होगा नहीं,
पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महिला सेक्स हार्मोन है। तो महिला सेक्स हार्मोन एंड्रोजन जो होता है ये नर वाला होता है, और महिला सेक्स हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। तो राइट आंसर हमारा एस्ट्रोजन हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन है, ये सेकेंडरी होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी होता है। तो राइट आंसर हमारा वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। आप देख सकते हैं ये फिगर में कि थाइमस ग्रंथि एक उत्पादन करती है, अभी उधर गए, क्या उत्पादन करती है? कैस्टोटिन, थायराइन, थाइमोसाइन, थायरक्सिन। थायरक्सिन तो थायराइड ग्रंथि करता है, तो ये तो होगा नहीं। थायरोनिन भी नहीं होगा, क्लेस्टोनिन भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा थाइमोसिन ही इससे क्या होता है, रिलीज होता है, और यहाँ पे आपको ग्लैंड दिखाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा का संचरण क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये वायुमंडल है। क्षैतिज किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऐसे जो है उसको तो बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, और ऐसे जो गति है उसको बोला जाता है क्षैतिज। ये वैसी गति जो ऐसे रहती है उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, जो खड़ी रहेगी जो खड़ी रहेगी उसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, जो पार्ट रहेगी उसको क्षैतिज बोलेंगे। तो पूछ रहा है कि वायुमंडल के भीतर क्षैतिज रूप से ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है, एडवेंशन कहलाता है, संवहन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। तो वो आपका एडवेंशन कहलाता है। राइट आंसर हमारा एडवेंशन हो जाएगा, ठीक है। संवहन आप देख सकते हैं कैसे है, एडवेंशन भी देख सकते हैं। क्षैतिज रूप में जो है ऐसे चल रहा है, इसको हम बोलेंगे एडवेंशन। तो राइट आंसर हमारा एडवेंशन हो जाएगा, ठीक है। जो तीसरा दिशा ऐसे चलता है उसको कन्वेंशन कहते हैं, और कंडक्शन जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है उसको कंडक्शन बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा एडवेंशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 होगा। 30 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन जरूर हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। सूर्य की ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है, यहाँ पे पूछ रहा है। परमाणु विखंडन। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन से तो बम का काम होता है, परमाणु बम बनाया जाता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन वो बाहर निकलता है, तो ये होगा नहीं। अपचयन में भी नहीं हो पाएगा, तो ये ना भी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वो परमाणु का विखंडन होता है, परमाणु बम बनाने में उसका उपयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। राइट आंसर परमाणु संलयन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहा है कि तने में वितरण अध्ययन निम्न से किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये तना है। तना है, कह रहा है कि इफुकोलॉजी, ये तो नहीं होगा। कोशिका विज्ञान में तो केवल सेल के बारे में अध्ययन किया जाता है, एंटोनॉमी में नहीं किया जाता है। हिस्टोलॉजी हो जाएगा। ऊतक विज्ञान है, तना एक तरह का ऊतक पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हिस्टोलॉजी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखेंगे। 28 कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? जैसा आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे फिबुला यहाँ पे है, फिर फीमर है, फिर यहाँ पे टसला है, फिर टिबलिक है, ये सब हड्डी है। आदि आप जानते ही होंगे। ह्यूमरस होगा, हैंड में जो पाया जाता है ह्यूमरस, उसको बोलेंगे। तो इसमें पूछा है कि सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। आपको जो पता है क्या है वो फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी होती है। तो राइट आंसर हमारा फीमर हो जाएगा। टिबिया, ये दोनों ज्वाइंट जो होता है टांगों में पाया जाता है, 2 जोड़ा पाया जाता है टिबिया, तो ये टिबिया होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 29 है कि मानव कान के किस हिस्से में 3 हड्डियों द्वारा दिए गए ध्वनि का प्रवर्धन होता है? बाहरी कान, आउटर में होता नहीं कान, ये देख सकते हैं आप। इसमें देखिए, ये है एक, ये मीडियम वाला है, इनर वाला है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, और यहाँ से आती है प्रकाश और माइंड को सूचना ये पहुँचाता है। तो पूछ रहा है कि 3 हड्डियों द्वारा ध्वनि का प्रवर्धन कहाँ होता है? आंतरिक कान में तो होगा नहीं, श्रवण तंत्रिका में होगा नहीं, बाहरी कान में होगा नहीं, वो मिडिल लेयर जो होता है ना, मिड वाला, उसमें होता है, मिडिल लेयर में होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा मिडिल लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यानी ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युक्तम की उत्तरजीविता की अवधारणा को पहली बार किसने वकालत की थी? ओपेरन तो होगा नहीं, डार्विन तो लिखे थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब। हैकल होंगे नहीं,
तो स्पेंसर होंगे, राइट आंसर हमारा जो होगा स्पेंसर होंगे। आप इनका फिगर देख सकते हैं। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज काफ़ी ज़्यादा, डार्विन जो बुक लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरे विस्तार से उसके बारे में बताया है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया कब कौन खोज किया था। 1869 ईस्वी में डार्विन एडॉप्ट द फेज इन हिज बुक। 69 में इनको किया गया था। और 1864 में ये क्या किए थे, फिटेस्ट किए थे, सर्वाइवल किए थे, इसका खोज किए थे, इस एवोल्यूशन के बारे में। तो आप देख सकते हैं लगभग 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेशन कैसा लगा आपको? सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करेंगे, और सेशन को शेयर ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तो लाइक शेयर कमेंट आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम। और बीपीएससी मुझे उम्मीद है कि वहाँ एग्ज़ाम तक आते आते लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अब मैं प्रयास में हूँ कि कुछ दिन के बाद से टॉपिक वाइज, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज में क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में करा दूँ। यूट्यूब पे ही आपको वो मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और कुछ चैप्टर वाइज होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ को अभी कंटिन्यू जारी हम लोग रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।